नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल फ्यूचर मेकर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल के बारे में पढ़ा था और नंबर सिस्टम ही आपका अभी चलता चला आ रहा है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी के बारे में अभी हम वीडियोज़ बना रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा वर्गमूल था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और मान के चलिए कि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने तय हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख सकते हैं, उसमें इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैं सारे ही तरीके के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, इसलिए एक से ज़्यादा वीडियोज़ हमें बनानी पड़ेंगी इसके ऊपर। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें आपका लगभग 2 टॉपिक में क्लियर करा दूंगा। इससे रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन आपके करा दूंगा मैं। आगे उसके बारे में और देखेंगे। और जैसा कि अभी न्यूज़ देखी है मैंने, शायद तो सुन रहे हैं कि वो लेखपाल की भी वैकेंसी आ जाएगी, लॉकडाउन के तुरंत बाद वो भर्ती कराई जाएगी। तो आप ऐसा ना करें कि आप स्टडी ही बंद कर दें लॉकडाउन के चलते। ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें, ताकि अगर तुरंत कोई नोटिफिकेशन आ जाता है लॉकडाउन के बाद तो आप पहले से प्रिपेयर हों और एकदम जाके तैयारी में जुट सकें और एकदम जाके पेपर निकालने की कंडीशन में पहुंच सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पता लगा कि 1 महीने से लॉकडाउन है तो 1 महीने से आपने पढ़ाई नहीं करी और सारा मामला ज़ीरो हो गया। तो ऐसा ना करें। खैर, अब मैं समय ख़राब नहीं करता, अब मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम। नाम से ही क्लियर है, शेषफल प्रमेय मतलब शेषफल निकालने की विधि। शेषफल कैसे पता करें, शेषफल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें ही हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हालांकि शेषफल निकालना तो हमें 4th स्टैंडर्ड से ही सिखाना शुरू कर देते हैं टीचर लोग। 4th, 5th, 6th क्लास में टॉपिक हम अच्छे से समझ लेते, तो सब जानते भी हैं शेषफल निकालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि भी 15 से 55 को डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे? 15 तिया 45 टेबल पढ़ लेंगे और यहाँ बच जाएगा 10, और इसको आप कह देंगे कि भाई ये शेषफल हो गया। ठीक है। अगर आपको 15 से 55 को भाग ना करनी होती, बल्कि 15 से 165 को भाग करनी होती या फिर 167 को भाग करनी होती, तो आप क्या करते? पहले टेबल पढ़ते 15 एकम 15, तो यहाँ कितना बच जाता? 1। फिर आप अगला डिजिट उतार लेते 7। अब ये जो 17 यहाँ पे बचा है, ये भी दोस्तों शेषफल ही है। शेषफल का क्या मतलब है? भाग देने के बाद जो बच गया वही तो शेषफल है। भाग देने के बाद जो बच गया वही तो शेषफल है। लेकिन आप सब जानते होंगे कि हम इसको शेषफल मानते नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एक बार टेबल और पढ़ देते हैं। 15 एकम 15, अब बचा 2, ये 2 भी शेषफल है और हम असल में इसी को शेषफल मानते हैं। ये बात तो आप बचपन से ही सीखे हुए होंगे, ये नेचर में आपके ऐड होगा कि आप इसको शेषफल मानोगे ही नहीं, आप इसी को शेषफल मानोगे। जबकि है ये भी शेषफल और है ये भी शेषफल। तो मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि जैसे ही आपने 15 से इसको भाग दिया था तो 17 बचा था, 17 था तो शेषफल, लेकिन ये 15 से बड़ा था, इसलिए हम इसको अंतिम शेषफल नहीं मानते हैं, फाइनल रिमाइंडर नहीं मानते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एक बार और भाग लगा देते हैं। और जब हमारे पास एक छोटा नंबर बच जाता है, इससे छोटा नंबर बच जाता है, तो उसी को हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हम भाग देते हैं तो हर बार जो नंबर बचता है वो शेषफल ही कहलाता है। लेकिन हम किस शेषफल को अंतिम शेषफल मानते हैं? जो भाजक से, मतलब इस भाग देने वाले नंबर से छोटा होता है। तो ये आज की क्लास की आपकी पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई, जो आपको नोटिस कर लेनी है। क्या? कि शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। छोटा होता है। क्लियर?
इन केस अगर शेषफल बड़ा हो जाए, शेषफल अगर बड़ा हो भाजक से, तो उसको दोबारा भाग दे दी जाती है, उसको दोबारा भाग दे दिया जाता है भाजक से। मतलब ये भाग देने की प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए। भाजक हम इसी वाले नंबर को कहते हैं, इंग्लिश में बोलें तो इसको कहते हैं हम डिवाइजर। तो ये जो शेषफल है अगर ये छोटा है भाजक से, डिवाइजर से, तब तो हम इसी को शेषफल या रिमाइंडर मान लेंगे। लेकिन अगर ये बड़ा है इससे तो हम भाग देते चले जाते। जैसे यहाँ पे हुआ था 17 रिमाइंडर ही था, लेकिन हमने 15 से उसको दोबारा डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा था। तो जब तक ये रिमाइंडर बड़ा रहेगा तब तक हम दोबारा भाग देते रहेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए ये जो डिवीजन की प्रोसेस है, जैसे अभी मैंने 15 से 167 को डिवाइड किया, तो क्या किया मैंने, 15 की टेबल पढ़ी, 15 एकम 15 बचा 17, फिर मैंने एक बार फिर से टेबल पढ़ी तो बचा लास्ट में 2। तो जब भी ये प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, जब भी इस प्रोसेस को करते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये वाला नंबर है वो डिवाइजर कहलाता है, भाजक। जो ये वाला नंबर है वो कोशेंट कहलाता है, भागफल। जो ये वाला नंबर है वो तो आप समझ ही रहे हैं, शेषफल कहलाता है, रिमाइंडर। और जो ये वाला नंबर है वो भाज्य कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविडेंड। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये नाम आपको याद होने चाहिए कि किस संख्या को क्या बोलते हैं, डिवीज़न की प्रोसेस में किसको क्या बोलते हैं। जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, जिसको भाग दे रहे हैं भाज्य मतलब डिविडेंड, जितने बार टेबल पढ़ी गई है वो कोशेंट भागफल, और जो लास्ट में बच गया है वो शेषफल रिमाइंडर कहलाता। पॉइंट क्लियर है? अब ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें एक रिलेशन होता है। अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इस 15 को इस 11 से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसमें ये 2 प्लस कर दूं, तो देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक 16, और इसमें जब ये 2 प्लस होगा तो आप देखेंगे कि 167 आ जाएगा। और ये 167 जो था वो असल में तो भाज्य था, हमारा डिविडेंड था। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन ये समझ में आया हमें कि जब भी हम भाजक को भागफल से, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, और फिर उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें, तो हमेशा हमारा ये नंबर आ जाता है। सीधा सीधा बोलूं तो जब भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें ये जोड़ दोगे, इससे इसको गुणा करके उसमें ये जोड़ दोगे, तो आपको ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये कन्फर्म रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इसको एक फॉर्मूले की तरह आपको याद करना है। क्या? जो भाज्य होता है, डिविडेंड होता है, वो बराबर होता है भाजक मतलब कि डिवाइजर गुणा भागफल मतलब कि कोशेंट और प्लस शेषफल मतलब कि रिमाइंडर। अगर मैं इसको संकेतों के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? देखो, भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं इसलिए डी से डिनोट कर सकते हैं इसको। भाजक को डिवाइजर बोलते तो इसको भी डी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन 2 एक जैसे हो गए नोटेशन ये। तो इसलिए क्या करते हैं, क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि भाज्य के लिए ज़्यादातर संख्या शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, ज़्यादातर केसेस में संख्या। तो इसलिए नंबर बोला जाता है इसको, इसलिए हम इसको n से डिनोट कर देते हैं। भागफल को कोशेंट बोलते ही हैं और रिमाइंडर को r से डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं,
अब मैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं। कुछ बच्चों को एक बहुत भारी कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे मैं 165 से को 15 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब हम इसको काटते हैं तो ऐसे काट देते 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो बोलते पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि कुछ नहीं बचा, बचा तो है सर 11। तो देखिए ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है कि ये जो 11 बचा है ये भागफल है, कोशेंट। क्या है ये? कोशेंट। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं ना, पूरा टेबल चला गया, तो रिमाइंडर जो बचा शेषफल वो 0 ही बचा है। अगर यहाँ 165 ना होके 167 होते तब टेबल 11 बार जाती और रिमाइंडर 2 बच जाता। तो इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, भागफल में रिमाइंडर में जब हम इस तरह से डिवाइड कर रहे होते तब तो अच्छे से समझ में आ रहा होता है कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन जब हम इस तरह से डिवाइड कर रहे होते तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसको ये सोचने लगते हैं कि बच तो गया 11 रिमाइंडर, तो ये बचा थोड़ी, ये तो भागफल है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या बचा, मतलब मैं आपसे शेषफल पूछ रहा हूँ, तो शेषफल तो 0 बचेगा अगर यहाँ पे 165 होगा तो। ठीक है, ये पॉइंट को आप ध्यान रखें। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। देखिए मैं आसान क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। धीरे धीरे के 1-2 में इजी क्वेश्चन बताया करूंगा, उसके बाद मैं सीधा अच्छे क्वेश्चंस पे जाऊंगा, शानदार क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। अगर शेषफल 12 है तो भाज्य बताइए। इन अ प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन डिवाइजर इज 8 टाइम्स ऑफ द कोशेंट एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 12 देन फाइंड द डिविडेंड। तो देखिए क्या पता करना है हमें, डिविडेंड मतलब कि भाज्य। तो यहां से अगर आप देखें तो ये बोल रहा है कि जो भाजक है मतलब जो डिवाइजर है वो भागफल का मतलब कोशेंट का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। ये 2 रिलेशन बता दिए हमें, भाजक के बारे में 2 बातें बता दी कि भाई भागफल का मतलब कोशेंट का तो 8 गुना है, मतलब कोशेंट पता चल जाए तो 8 गुना करके भाजक मिल जाएगा, और शेषफल का 4 गुना है, शेषफल पता चल जाए तो उसे 4 गुना करके 4 टाइम करके भी भाजक मिल जाएगा। अब इसने हमें बता दिया कि जो रिमाइंडर है वो तो 12 है, जो शेषफल है वो तो 12 है, तो बस यहीं से कहानी हो जाएगी। शेषफल हमारा 12 है और भाजक जो है वो शेषफल का 4 गुना है, तो 12 का 4 गुना 12 चौक 48 48। इसका मतलब जो भाजक हो गया हमारा वो 48 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि जो भाजक है वो भागफल का 8 गुना है, मतलब जो 48 है वो भागफल का 8 गुना है। तो 48 किसका 8 गुना होता है? 6 का। इसका मतलब जो भागफल हो गया वो हमारा 6 हो गया। तो अब हमें भाजक मतलब डिवाइजर भी पता चल गया, भागफल मतलब कोशेंट भी पता चल गया, और रिमाइंडर तो हमें पता ही है। अब हमें क्या निकालना है? भाज्य मतलब डिविडेंड मतलब कि नंबर। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना आया है भाई 48, डिवाइजर कितना है 48, कोशेंट कितना है 6 और रिमाइंडर कितना है 12। तो 6 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, और 2 इसमें जब हम प्लस करेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारा 300। अच्छा सॉरी 12 थे, यहाँ पे 12 थे, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 12 प्लस करेंगे तो आंसर आना अच्छा 300 ही है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो अब हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखते चलते हैं अब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएं आप, इसलिए मैं ये एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। वैसा ही क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 50 गुना है, मतलब जो डिवाइजर है वो कोशेंट का 50 टाइम्स है, और शेषफल का 10 टाइम्स है, शेषफल का 10 गुना है। अब अगर भागफल 32 हो मतलब कोशेंट 32 हो तो भाज्य बताइए। ठीक है, तो अब के पिछले क्वेश्चन में शेषफल दे रखा था तो उसकी हेल्प से हमने सारी वैल्यू बना ली थी, यहाँ भागफल दे रखा तो भागफल की हेल्प से सारी वैल्यू बना लेंगे। देखिए भागफल हमारा 32 है ना, कोशेंट हमारा 32 है ना, ये कोशेंट। तो
अब सवाल ने हमसे बोला था, क्वेश्चन ने, कि जो भागफल भाजक है वो भागफल का 50 गुना है। भागफल मतलब 32 का, तो 32 को अगर आप 50 गुना करेंगे तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, और 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 1600 बन गया ये। तो 32 का 50 गुना तो 1600 होता, तो ये 1600 भाजक ही तो हो गया। ठीक। अच्छा, यही भाजक शेषफल का 10 गुना है, मतलब जो 1600 है वो शेषफल का 10 गुना है। तो 1600 किसका 10 गुना होगा? 160 का। इसका मतलब शेषफल आपका 160 हो गया। तो ये वैल्यूज़ मिल गई हमें, बस अब आपको फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो फिर से हमारा जो डिवाइजर है वो 1600 है, जो भागफल है वो तो क्वेश्चन नहीं बताया हमें 32, और जो हमारा रिमाइंडर है वो अभी हमने पता करा 160। अब आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर बता देना है। तो ये 2 0 ऐसे ही रहेंगे, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 ते 48, 3 51, और उसमें ये 160 और प्लस कर देने हैं आपको, तो 06315। ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अब उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये टॉपिक, ये फॉर्मूले के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब हम इस पे आधारित एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से मैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूँगा, तो आप ध्यान से इनको देखें। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड थे वो। हालांकि ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक ट्रिक है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बोला एक भाग के एक प्रश्न में जो भाज्य है, मतलब कि जो डिविडेंड है वो इतना है। डिविडेंड बता दिया इसने हमें, ठीक है ये। और जो कोशेंट है मतलब भागफल है वो 52 है, ये कोशेंट भी बता दिया, देखिए 52। अब कह रहा है कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 52 और 104 के बीच में है। अब ये नहीं बता रहा कि रिमाइंडर कितना है, बस इसने ये बोल दिया कि भाई 52 और 104 के बीच में है। तो भाजक बताइए, मतलब डिवाइजर बताइए। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाज्य बराबर मतलब नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला तो क्लियर ही है। आपको करना क्या है, भाज्य तो हमें पता है 3 7 6 9 3। भाजक हमें पता करना है, डिवाइजर हमें पता करना है, कोशेंट भी हमें पता है 52, और रिमाइंडर हमें पता तो है लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। बस इतना पता है हमें कि ये 52 और 104 के बीच में है कहीं पे। तो आपको करना यह है कि आपको 52 से 104 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लेनी है, जो आपका दिल करता है, कोई भी। मैं ऐसा करता हूं कि जो भी मैं वैल्यू यहाँ लूँगा उसको मैं इधर ले जाके माइनस करूँगा। तो क्यों ना मैं 93 ही ले लूँ, 93 ले लेता हूँ। आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 52 से 104 के बीच की। क्लियर है? आंसर आपको सभी से सेम ही मिलेगा। तो मैंने 93 ले लिया, इसको ध्यान में रखते हुए। अब मुझे एक इक्वेशन है, बस इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू पता कर लेनी है बस। तो 93 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा डी इंटू 52। अब ये 52 भी नीचे चला जाएगा और इज इक्वल टू डी। अब ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ये, लेकिन जितने बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो बस आपको 52 से इसको डिवाइड करना है जितने भी टाइम ये डिवाइड हो सकता है। तो करिए, देखिए 5 7 35 होते हैं, 7 बार टेबल पढ़ लेता हूँ मैं। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36। कितना बचा यहाँ से? 12। अगला मैं 0 ले लेता हूँ। अब 52 दूनी 104, कितना बचा? 16। मैं अगला 0 ले लेता हूँ। अब 52 की टेबल 160 में कितने बार जाएगी? 3 टाइम्स। तो कितने बार चला जाएगा ये? इतने बार। जो बच गया 4 उसको इग्नोर कर दें आप, और ये ही तो आपको देखना था कि 52 से ये कितने बार डिवाइड होगा। तो 52 से ये इतने बार डिवाइड होगा, 7 3 2 टाइम्स। तो जो हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा 7 2 3। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।
तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट अगर आप नहीं समझेंगे यहाँ पे कि हमें रिमाइंडर क्या लेना है, तो आप इसको लेके बैठे रहेंगे क्वेश्चन को। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप 52 से लेके 104 तक। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लैंग्वेज में इसको लिख दिया, वरना पूरा बोर्ड घिट जाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है इसको, मैं बोलता जाऊँगा इंग्लिश में। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर 2 अंकों की एक संख्या को, मतलब एक 2 डिजिट नंबर को उसके अंकों के योग से, मतलब सम ऑफ डिजिट्स से विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है उसको हम उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो शेषफल 3 मतलब रिमाइंडर 3 और कोशेंट 6, भागफल 6 आता है। ठीक है, यदि अंकों को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब जो इकाई की जगह को दहाई कर दें, दहाई की जगह को इकाई कर दें, तो क्या होगा? और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 हो जाता है और शेषफल 9 हो जाता है। अब ये टॉपिक मैंने अपनी पहली वीडियो में क्लियर करा था, अंकों को उल्टा करने वाला। हालांकि जो बात मैंने उस वीडियो में समझाई थी उससे लेना देना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन का। अगर आप ये 2 डिजिट वाले नंबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और पहली वीडियो हमारी देख सकते हैं जो 2 अंकों वाली संख्या के बारे में है, पूरी की पूरी वीडियो। खैर उस टॉपिक से हालांकि इसका कुछ खास लेना देना है नहीं, फिर भी मैंने बात बता दी आपको। ये तो सीधा अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। पूछा गया है यहाँ पे, कह रहा है संख्या के अंकों का योग बताइए, सम ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, ये जो नंबर है उसके अंकों का सम पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, या तो हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं या फिर हम पूरा मेथड अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं बाई ऑप्शन करके बताता हूँ आपको इसको। देखिए क्योंकि हमसे सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया है, अंकों का योग पूछा गया है, तो मानिए कि जैसे मैंने पहले ऑप्शन को ठीक मान लिया कि अंकों का योग 6 है, तो अगर अंकों का योग 6 है तो क्वेश्चन हमसे यही तो बोल रहा था कि भाई एक संख्या है, एक नंबर है, उस नंबर को अंकों के योग से मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो तो ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जिसको हमें भाग करनी है, किसको भाग करनी है? नंबर को, वो तो अभी हमें पता नहीं। भाजक अंकों का योग है तो उसको हम 6 मान के चल रहे हैं। कोशेंट भागफल 6 है और रिमाइंडर 3 है। तो अगर मैं इसको ठीक ऑप्शन मानूं तो इस हिसाब से जो नंबर आएगा मेरा निकल के वो 6 छंग 36 और 3 39 आ जाएगा। अब अगर ये नंबर ठीक है तो ये जो हमारी दूसरी शर्त है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो बस हम इसको सेकंड कंडीशन में रख के देख लेते हैं कि क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा था हमसे कहा जा रहा था सेकंड कंडीशन में कि अब की बार अंकों की संख्या के अंकों को उल्टा कर देना है हमें और फिर उसको डिवाइड करना है किससे? अंकों के योग से। तो ऐसा करने से हमें भागफल 4 मिलेगा और शेषफल 9 मिलेगा। मतलब ये जो नंबर है वो रिवर्स डिजिट को रिवर्स कर दिया गया है, तो नया नंबर है ये, न्यू नंबर है ये। तो इस नंबर को निकाल के देखते हैं हम फिर से कि अंक उल्टा करके क्या नंबर बनना। तो भाई डिविडेंड तो हम 6 मान, डिवाइजर तो हम 6 मान के चल ही रहे हैं, भाजक। कोशेंट अब की बार जो हमारा आ रहा है भागफल वो हमारा आ रहा है 4 और जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 9। तो 6 चौक 24 और 9 कितना हो गया? 33। अब ये जो नंबर आना चाहिए था वो इसके डिजिट्स को उल्टा करके बना नंबर ही तो आना चाहिए था, 93, लेकिन आया क्या? 33। इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये हमारा ठीक ऑप्शन नहीं है। अब हमें एग्जैक्टली यही काम इस ऑप्शन को लेके करना है, इससे भी काम नहीं चला तो फिर इसको लेके करना है। तो अब तो मैं यही कर देता हूँ। देखो अगर मैं भाजक को 9 मानता तो यहाँ पे 9 लेता, फिर 9 छिक्का 54 और 3 वैल्यू जो आती मेरी वो 57 आती। यहाँ पे भी मैं भाजक को कितना लेता? 9, तो 9 चौक 36 और 9 कितना आता है यहाँ पे? 45। अब चेक आपको असल में ये करना है कि ये जो वैल्यू निकाल रहे हो आप n की और ये जो वैल्यू निकाल रहे हो आप n की, ये दोनों एक दूसरे के अंकों को उल्टा करके बनने वाली संख्याएं हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन क्या ये एक दूसरे के अंकों को उल्टा करने वाली संख्या है? नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब हम इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 12 को। अब हम भाजक की जगह कितना रख के देखते हैं? 12। तो 12 छंग 72 और 3 कितना हो गया? 75। और यहाँ पे जब हम 12 रखेंगे तो 12 चौक 48 और 9 कितना हो गया? 57।
तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये 75 और 57 डिजिट्स को उल्टा करके बनने वाले नंबर्स हैं, तो इसका मतलब यही हमारा ठीक आंसर है। एक तो ये मेथड है, इसको आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं। एक आप ऑप्शन पे जनरली बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं जा पाता, वो सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्यूशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो मैंने अभी बोला था आपसे कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे इसकी, वहाँ से आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले वीडियोज़ में दे रखी है 2 अंकों की संख्या के बारे में। आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 2 अंकों की संख्या कभी माननी है तो उसको हम हमेशा 10x प्लस बाई मानते हैं, जिसमें बाई जो होता है वो इकाई का अंक 1 डिजिट होती है और जो x होता है वो दहाई का अंक 10 डिजिट होती है। तो मानो कि मैंने नंबर ये मान लिया, संख्या ये मान ली, जिसको हमें भाग लगानी है। तो जो हमारा फॉर्मूला है भाज्य बराबर नंबर इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो ये जो भाज्य है वो ये संख्या ही तो है, इसको किससे भाग देने को कह रहा है क्वेश्चन? अंकों के योग से। तो अंक तो x और y ही है ना नंबर के, तो कहने का मतलब x प्लस y से भाग करने को बोल रहा है। जब भाग कर रहे हैं तो भागफल 6 बनना है और शेषफल 3 बनना है। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ से जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो 6x इधर जाके 4x बचेंगे और ये 6y जब इधर जाके माइनस होएंगे तो 5y बचेंगे और इधर रह गया 3। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। अब मैं अगेन ये फॉर्मूला लगाऊंगा कंडीशन नंबर 2 में। यहाँ से सेकंड कंडीशन शुरू हो गई थी ना हमारी। ये कह रहा था कि भाई अगर संख्या के अंकों को उल्टा कर दें, तो अगर हम इसके अंकों को उल्टा करेंगे तो नंबर ये बन जाएगा। डिवाइड हमें इसको फिर से अंकों के योग से x प्लस बाई से ही करना है, तो जो हमारा भाजक रहेगा वो x प्लस बाई ही रहेगा। जो हमारा भागफल है वो कितना आया है यहाँ पे 4, और जो हमारा शेषफल है वो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x जब इधर जाएंगे तो x में से घट के -3x बचेंगे और ये 4y इधर जाके घटेंगे तो प्लस के 6y बचेंगे और इधर कितना रह गया 9। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँ तो ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ इक्वेशन सब हल करना जानते ही होंगे। जब हम इनको हल करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। तो इस तरह से जो मेरा नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 75। देखो नंबर यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 10 जा 70 और y की जगह 5 रखेंगे तो 70 एंड 5 मेक्स 75। तो जो हमारा नंबर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा और अंकों का जो योग बन जाएगा वो 7 और 5 12 बन जाएगा। तो आप इसको बाई मेथड इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। आइए अब इससे भी एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं, इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन अब हम लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर है c, जब इसको n1 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो 13 आता है, और जब इसी नंबर को n2 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। मतलब एक ही नंबर है c, उसको पहले n1 से डिवाइड करना है फिर n2 से डिवाइड करना है, दोनों ही कंडीशन में अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। कह रहा है जबकि n1 और n2 जो हैं वो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। अब अगर n1 अपॉन n2 इक्वल टू 5/4 है तो n1 प्लस n2 की वैल्यू पूछ रहा है, n1 प्लस n2 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं कुछ ये। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी है सी एंड डी कांट डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। तो इसको कैसे करें? देखो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं बोल ही रहा हूँ जब भी भाजक, भागफल, भाज्य, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, कोशेंट इनकी बात चलेगी जब भी आपको इस फॉर्मूले को ही यूज़ करना है, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है,
तो भाई फर्स्ट कंडीशन है कि भाई c को n1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। भाज्य कौन है यहाँ पे? c को ही तो डिवाइड किया जा रहा है, किससे? n1 से। कोशेंट हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं कोशेंट मान लेता हूँ 1, भागफल मान लेता हूँ मैं q1, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 13। ये क्वेश्चन ने मुझे बताया। फर्स्ट कंडीशन में फॉर्मूला लगा लिया मैंने। सेकंड कंडीशन में मैं अगेन फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है। c इक्वल टू n2 इंटू q2 प्लस 1। सेकेंड कंडीशन में जो डिवाइज़र था वो n2 था, भागफल मुझे पता नहीं था तो मैंने q2 मान लिया और रिमाइंडर 1 था। अब ये दो इक्वेशन बन गई। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये भी c की वैल्यू है, ये भी c की वैल्यू, तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ। n1 q1 प्लस 13 इज इक्वल टू n2 q2 प्लस 1। अब अगर मैं इस 1 को इधर ले जाऊं तो ये 30 में से माइनस होके 12 बच जाएगा 13 में से, और इसको अगर मैं उठा के इधर ले जाऊं तो n2 q2 माइनस n1 q1 रह जाएगा। अब क्वेश्चन ने मुझे बताया था कि जो n1 अपॉन n2 है वो 5 अपॉन 4 है, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो या तो मैं n1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ या मैं n2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोई सी भी वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका दिल करे वो आप यूज़ कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं n2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या फिर चलो n2 की निकाल लेता हूँ। चलो n2 को मैं इधर ले जाऊँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो n2 यहाँ से n2 इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 5 n1 के हो जाएगा। तो मैं यही करूँगा, n2 की जगह मैं क्या कर दूँगा 4 अपॉन 5 n1 माइनस n1 q1, ठीक है। अब इस 5 से मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 60 इक्वल टू 4 n1। अच्छा q2 यहाँ रह गया, उसको रहने दीजिए, और माइनस n1 5 से, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई होगा 5 n1 q1। अब मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि मैं n1 को कॉमन कर सकता हूँ यहाँ से, और ब्रैकेट में जो बचेगा मेरा वो 4q2 माइनस 5q1 बचेगा। ये एक इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि n1 मतलब पहले नंबर और इस ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई है वो 60 है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों 60 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक से जा सकते हैं या फिर आई बटन पे भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो, ठीक है। अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये n1 भी 60 का एक फैक्टर है और ये ब्रैकेट भी 60 का एक फैक्टर है। अब इस ब्रैकेट से तो मुझे कोई लेना देना है नहीं, मुझे लेना देना है n1 से। तो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो n1 है वो 60 का एक फैक्टर है। क्लियर है? फैक्टर मतलब गुणनखंड, मतलब n1 एक ऐसा नंबर है जो 60 को पूरा डिवाइड कर देगा। तो ऐसे जितनी भी वैल्यू हैं जो 60 को डिवाइड कर देंगी वो सब n1 की वैल्यू हो सकती हैं। तो कौन कौन से नंबर 60 को डिवाइड करते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 10 12 15, ठीक है। इसके बाद 20 30 और 60, ठीक। अब क्योंकि n1 से जब हमने c को डिवाइड किया था तो जो रिमाइंडर आया था वो 13 आया था। और आप आज की क्लास की पहली बात ही मैंने आपको ये बताई थी कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, या ऐसे कह लो कि जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे शेषफल 13 आया था तो ये तो कन्फर्म है कि n1 की वैल्यू 13 से बड़ी ही होगी। इसलिए 1 2 3 4 5 6 10 12 ये तो n1 के मान हो ही नहीं सकते हैं। तो क्लियर है कि n1 की वैल्यू या तो 15 होगी, n1 की जो वैल्यूज़ होंगी वो 15 20 30 या 60 होंगी। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि n1 जो है वो 5 यूनिट्स के इक्वल है। तो अगर n1 को आप 5 यूनिट मानोगे तो n2 4 यूनिट हो जाएगा नहीं। तो अगर मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकालूं n2 की तो कैसे निकालूंगा? देखो, अगर मैं n1 की वैल्यू 15 मानूं तो ये 15 5 का मान हो जाएगा, 5 का मान 15,
1 का मान 3, तो 4 का मान 12 हो जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 12 बन जाएगी। अगर मैं n1 की वैल्यू को 15 ना मान के 20 मानूं तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो फिर 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 बराबर 30 रखूंगा तो 5 छंग 30, 4 छंग 24, और अगर मैं 5 बराबर 60 रख लूंगा तो 5 से 60 को काटूंगा 12 बार, तो 4 से 12 को मल्टीप्लाई करके बनेगा 48। क्लियर है? तो इस तरह से हमें n1 और n2 की कई सारी वैल्यूज मिल गई। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था n1 प्लस n2, तो अगर मैं n1 प्लस n2 निकालूं तो देखिए इसकी कई सारी वैल्यू हो सकती है। 15 12 को जोड़ूंगा 27 आ जाएगा, 20 16 को जोड़ूंगा 36 आ जाएगा, इनको जोड़ूंगा 54 आ जाएगा, इनको जोड़ूंगा तो 108 आ जाएगा। तो इसकी कई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो दे रखे थे 36, 27, 54, C and D। ठीक है, तो देखिए हम ना तो ये कह सकते हैं कि 36 आंसर है, ना ये कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही आंसर हैं, तीनों ही आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों में से हम किसी को भी टिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें डी पर टिक करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ही अकेला क्वेश्चन काफ़ी है आपको बहुत सारी बातें समझाने के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस क्लास का। नहीं, इस क्लास में तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो ये टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। अब इसके आगे मैं आपको एक पॉइंट और समझाता हूँ।